पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि एमनियोटा में पाई जाने वाली कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है। नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स फाउंड इन एमनियोट्स। जो एमनियोट्स होते हैं उनमें रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, ये तीनों ही ग्रुप आते हैं। तो इनमें जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं, यानी कि जो ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स होती हैं, कुल होती हैं 12 पेयर, यानी कि 12 जोड़ी। इसमें ऑप्शन दिए 8, 9, 10 या 12। तो एमनियोट्स जो होते हैं, याद रखिए, एमनियोट्स में रेप्टाइल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं और मैमल्स आते हैं सभी। इन सभी में जो क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं वो होती हैं 12 पेयर्स, यानी कि 12 जोड़ी। अगले क्वेश्चन नंबर 67, कॉर्पस कैलोसम जोड़ता है। कॉर्पस कैलोसम कनेक्ट्स, 4 ऑप्शन दिए हैं। दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्धों को, यानी कि 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स, डायनसेफेलॉन तथा मध्य मस्तिष्क को, डायनसेफेलॉन एंड मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला को, या मेडुला तथा तंत्रिका रज्जु को स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 67 का जो सही आंसर है वो है कॉर्पस कैलोसम दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्धों, यानी कि दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है कि मनुष्य में मूत्रवाही नलिकाओं की संख्या लगभग कितनी है। द नंबर ऑफ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स फाउंड इन मैन आर अबाउट। यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को बेसिकली हम नेफ्रॉन भी बोलते हैं, और ये किडनी में एक फिल्ट्रेशन इकाई होती है। और जो 4 ऑप्शन दिए हैं वो 1 मिलियन, 2.4 मिलियन, 5.4 मिलियन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1 मिलियन। 1 मिलियन लगभग 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। तो सामान्यतः जो मनुष्य में की किडनी में जो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यानी कि नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, जो फिल्ट्रेशन की यूनिट होती है, वो लगभग 10 से 12 लाख एक होती है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनता है वो है 1 मिलियन, यानी कि लगभग 10 लाख। इसी सीरीज में अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टेस्टोस्टेरोन का श्रावण होता है। टेस्टोस्टेरोन इज सीक्रेटेड फ्रॉम, 4 ऑप्शन दिए हैं। सर्टोली कोशिकाओं से, लीडिंग सेल से, फॉलिकल सेल से, या इनमें से कोई नहीं। टेस्टोस्टेरोन इज सीक्रेटेड फ्रॉम सेल्स ऑफ सर्टोली, लीडिंग सेल्स, फॉलिकल सेल्स, या नन ऑफ दीज। देखिए, टेस्टोस्टेरोन जो है कि एक प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन है, जो कि टेस्टिस से सिक्रेट होता है। और टेस्टिस में भी ये जो है लीडिंग सेल्स को इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं। तो लीडिंग सेल्स जो होती हैं टेस्टिस में पाई जाती हैं, तो उन से ये हार्मोन सिक्रेट होता है। लीडिंग सेल्स को इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं, जो कि मैमल्स की टेस्टिस में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 70, एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर किस कोर्स से होता है। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर किस से होता है। 4 ऑप्शन, T4 के अल्पश्रावण से, यानी कि हाइपो सिक्रेशन ऑफ T4 के अतिश्रावण का मतलब होता है हाइपर सिक्रेशन, बहुत ज़्यादा सिक्रेशन, भोजन में आयोडीन की कमी हो जाए, या फिर भोजन में आयोडीन की बहुत अधिकता हो जाए। जो एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर है इसको ग्रेव्स डिजीज़ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेव्स डिजीज़। तो अगर पूछा जाए ग्रेव्स डिजीज़ या एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर, दोनों एक ही चीज़ें होती है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, कुछ जगहों पर इसका आंसर जो दिया गया है वो दिया गया भोजन में अधिक आयोडीन की वजह से, लेकिन मेरे हिसाब से जो ये बेसिकली हाइपरथायराइडिज्म है, यानी कि जब T4 का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, T4 का सिक्रेशन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो जो थायराइड ग्लैंड होती है वो थोड़ा सा उसका साइज़ बढ़ जाता है। ठीक है, उसको हाइपरथायराइडिज्म भी बोलते हैं या ग्रेव्स डिजीज़ भी बोलते हैं। तो इस जो ग्लैंड जो है साइज़ में बढ़ जाती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो T4 के अतिश्रावण से, हाइपर सिक्रेशन ऑफ T4। क्वेश्चन नंबर 70 का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, घास परिवार में बीज पत्र क्या कहलाता है। बीज पत्र को इंग्लिश में बोलते हैं कॉटिलिडन। सो इन द ग्रास फैमिली द कॉटिलिडन्स आर कॉल्ड, 4 ऑप्शन दिए हैं। स्क्यूटेलम, बीज पत्रोपरिक, बीज पत्रोपरिक होता है एपिकोटाइल, बीज पत्राधार को बोलते हैं हाइपोकोटाइल, या टिलेगम। इस क्वेश्चन का सही जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्क्यूटेलम। क्या बोलते हैं उसको? स्क्यूटेलम। क्वेश्चन नंबर 72,
बिना निषेचन के फल निर्माण क्या कहलाता है, यानी कि बिना फर्टिलाइजेशन के जो फ्रूट बनने की प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं? फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। चार ऑप्शन है। अनिषेक जनन मतलब पार्थेनोजेनेसिस, अनिषेक फलन का मतलब होता है पार्थेनोकार्पी, अपयुग्मन का मतलब है कि अपोगेमी, गैमेट्स का बनना, और अपोमिक्सिस, असंग जनन। इसका जो सही आंसर है पार्थेनोकार्पी, वो प्रक्रिया है जिसमें फ्रूट बिना किसी फर्टिलाइजेशन के जो सीड है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। सो द पार्थेनोकार्पी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, आंसर बी, अनिषेक फलन, या इंग्लिश में बोलेंगे इसको पार्थेनोकार्पी। क्वेश्चन नंबर 73, शैवालों में सिनगेमी कहाँ पाई जाती है? सिनगेमी इन एल्गी अकर्स, कहाँ पर पाई जाती है भाई? स्त्रीधानी यानी कि आर्चिगोनिया में, जल में मीन्स वाटर में, अंडाशय का मतलब होता है ओवरी में, मृदा मतलब सॉइल में। कहाँ पर सिनगेमी होती है, यानी कि जो गैमेट्स का फ्यूज़न होता है वो कहाँ पर होता है? तो शैवाल मतलब एल्गी, एल्गी बेसिकली एक्वेटिक स्पीशीज़ हैं, तो इसमें जो सिनगेमी होती है वो बेसिकली जल में होती है, पानी में होती है। इस क्वेश्चन का आंसर आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 74, इनमें से किस विधि द्वारा जाइगोट या प्रारंभिक भ्रूण में को फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है? फैलोपियन ट्यूब्यूल्स जो ह्यूमन फीमेल हैं उनमें जो ओवरी है, ओवरी को यूट्रस से वो कनेक्ट करने वाली नलिकाएं होती हैं, उनको फैलोपियन ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। तो पूछा गया है विच ऑफ दीज मेथड्स कैन बी यूज्ड फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो इनटू फैलोपियन ट्यूब्यूल। चार ऑप्शन है, GIFT, ZIFT, IUT, इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफ़र बोलते हैं, या ICSI। GIFT, ZIFT, GIFT होता है गैमीट से संबंधित है, गैमीट इंटरफेलोपियन ट्रांसफ़र। ZIFT होता है जाइगोट इंटरफेलोपियन ट्रांसफ़र। IUT इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफ़र। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है, पूछा गया जाइगोट को किस विधि द्वारा फैलोपियन ट्यूब्यूल्स में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, सौ का ऑप्शन है सी, यानी कि ZIFT। क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ बढ़ते हैं। अधिकांश कीटों में लिंग धारण का प्रकार है, जो इंसेक्ट्स होते हैं, इन मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट्स द सेक्स डिटर्मिनेशन टाइप इज़, किस तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है? XO टाइप का है, XY टाइप का है, XZ टाइप का है, या सभी का है? अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि XY टाइप का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो ह्यूमन में पाया जाता है। XO टाइप का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो इंसेक्ट्स में पाया जाता है, जहाँ पर XX क्रोमोसोम वाली फीमेल होती हैं, XY मेल होते हैं। जो दूसरा ऑप्शन है X, जो क्वेश्चन में ऑप्शन दिया है X0, इसमें XX फीमेल होती है और X0 मेल होते हैं। तो इसके एग्जांपल ग्रॉस हॉपर वगैरह में इस तरीके का सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनता है वो XO टाइप। ZW टाइप बर्ड्स में होता है। क्वेश्चन नंबर 76, एक द्विगुणित यानी कि डिप्लॉइड जीव जो 4 लोकस के लिए विषम युग्मन है कितने प्रकार के युग्मक उत्पन्न करेगा? अ डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म इज heterozygous for 4 loci. The types of gametes it will produce, क्वेश्चन ऑप्शन है 8, 4, 16 या 32। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म हेट्रोजाइगस 4 लोकाई पर है, यानी कि 4 अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए है, तो इस क्वेश्चन का इस कैलकुलेशन के हिसाब से जो आंसर बनता है वो है आंसर 16। क्या 16? क्वेश्चन नंबर 77, पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कौन सा था? इसमें पूछा गया था द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम वाज HIND सेकेंड, ECOR फर्स्ट, HAE थर्ड, या BAM फर्स्ट?
इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, जो कि ज़्यादातर राइटर्स ने इसको, स्कॉलर्स ने, जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने सही माना है, वो है ECOR फर्स्ट। लेकिन कहीं कहीं पर अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको HIND सेकेंड भी मिल जाएगा। ECOR पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था जो इश्चर्चिया कोलाई यानी ई कोलाई से डिराइव किया गया था। HIND सेकेंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से उसको लिया गया था, आइसोलेट किया गया था, और BAM बैसिलस बैक्टीरिया से आइसोलेट किया था। लेकिन जिस क्रम में ये इनका आइसोलेशन हुआ है, उस क्रम के हिसाब से जो पहला था वो ECOR फर्स्ट, इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो इस क्वेश्चन का 77 का जो सही आंसर बनता है वो आंसर है B, ECOR फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा गया है कि लैक ओपरान में प्रेरक क्या होता है। द इंड्यूसर इन द लैक ओपरान इज रिप्रेसर अणु, रिप्रेसर मॉलिक्यूल है, लैक्टोज है जो मिल्क में पाई जाने वाली शुगर है, लैक्टेज एंजाइम है जो लैक्टोज शुगर को डाइजेस्ट करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर आपने लैक ओपरान थियोरी पढ़ी होगी तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि लैक ओपरान जो हाइपोथेसिस है उसमें जो इंड्यूसर होता है, यानी इस प्रक्रिया को जो शुरू करता है, वो बेसिकली लैक्टोज होता है। वो क्या होता है? लैक्टोज होता है। लैक्टोज एक शुगर है जो मिल्क में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 78 का है, वो है ऑप्शन B, लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, ये जो विषाणु यानी कि वायरस है, इसको किस तरह से पढ़ते हैं? 5 है इंटू 174 वायरस के जीनोम में बेस पेयर्स की संख्या, BP का मतलब होता है बेस पेयर्स की संख्या कितनी है? 4 ऑप्शन दिए हैं। इन 4 ऑप्शन में जो सही जवाब है उसको आप याद कर लीजिए, 5386। इस वायरस में जो के जीनोम में जो बेस पेयर्स की संख्या है वो है 5386। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ बढ़ते हैं। HGP के अनुसार मनुष्य कोशिका में जीन की संख्या लगभग कितनी है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शन में पहले तो ये समझिए कि HGP क्या है। HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, जो विश्व के कई वैज्ञानिकों ने मिलकर ये एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसमें जो ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल में जितने भी जीन हैं उनकी संख्या को डिटरमिन करने के लिए उन जीन में न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है वो क्या है, उसको पता लगाने के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया था। शायद 2002 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था। उस प्रोजेक्ट के हिसाब से, उस कैलकुलेशन के हिसाब से मनुष्य में जो जीन्स की संख्या है वो लगभग 30,000 से ऊपर है। तो इनमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें 4 ऑप्शन में ऑप्शन अगर आप सी देखें तो उसमें 30,000 से 32,000 दिया हुआ है। तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनता है वो है C, 30,000 से 32,000, यानी 30,000 से लेकर 32,000 के बीच में लगभग एक ह्यूमन सेल में में जीन्स पाए जाते हैं। जीन्स की संख्या इतनी होती है। क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा गया, इनमें से कौन सी मेंडेलियन बीमारी नहीं है? विच ऑफ दीज इज़ नॉट ए मेंडेलियन डिसऑर्डर? मेंडेलियन डिसऑर्डर कौन सा नहीं है? हीमोफीलिया बिल्कुल है, ये मेंडेलियन डिसऑर्डर है। सिस्टिक फाइब्रोसिस भी मेंडेलियन डिसऑर्डर है। क्राइड्यूचेट सिंड्रोम, और डी ऑप्शन है सिकल सेल एनीमिया। तो आपको पता होना चाहिए मेंडेलियन डिसऑर्डर को, आप एक बार पढ़ लेना अच्छी तरीके से कि मेंडेलियन डिसऑर्डर में कौन कौन से आते हैं। थैलेसेमिया आता है, फेनिलकीटोन्यूरिया आता है, उसमें सिकल सेल एनीमिया भी है, हीमोफीलिया भी आता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस भी आता है। ये सब के सब मेंडेलियन डिसऑर्डर है। लेकिन ऑप्शन सी जो दिया है क्राइड्यूचेट सिंड्रोम, ये मेंडेलियन डिसऑर्डर नहीं है। ये बेसिकली के एक तरीके का बहुत रेयर सिंड्रोम है, जिसमें 5वें नंबर का जो क्रोमोजोम है ह्यूमन में, जो 5वें नंबर का क्रोमोजोम है उसका एक पार्ट मिसिंग हो जाता है, एक पार्ट कहीं ब्रेक हो जाता है सेल डिवीजन के दौरान। लगभग 50,000 बच्चों में किसी एक बच्चे में ये डिसऑर्डर पाया जाता है। तो काफ़ी रेयर है ये। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंसर सी, क्राइड्यूचेट सिंड्रोम। 82 में पूछा गया है, गायनेकोमेस्टिया अवस्था देख सकती है। गायनेकोमेस्टिया स्टेज कैन बी ऑब्जर्व किन में दिखती है? डाउन सिंड्रोम में दिखती है आपको, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम में दिखती है, टर्नर सिंड्रोम में दिखती है, या एडवर्ड सिंड्रोम में दिखती है?
गायनोकोमेस्टिया जो अवस्था पाई जाती है वो बेसिकली क्लेनफेल्टर सिंड्रोम में पाई जाती है। उसमें होता क्या है, बेसिकली जो ह्यूमन मेल हैं उसमें जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं XY, लेकिन क्लेनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, जो ह्यूमन मेल में के सेक्स क्रोमोसोम में एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है। तो उनमें क्रोमोसोम की संख्या टोटल तो 47 होती है, लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो बेसिकली XXY हो जाते हैं, यानी कि एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है। तो उसकी वजह से जो उनके मेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाते हैं, और इस तरीके से उस सिंड्रोम के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उनमें दिखाई देने लगते हैं, और इस सिंड्रोम को बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया। क्वेश्चन नंबर 83, व्हेल, चमगादड़, चीता तथा मनुष्य के अग्रपाद उदाहरण है। अग्रपाद मतलब 4 लिम्स, यानी व्हेल, चमगादड़, बैट को बोलते हैं चीता, और मनुष्य के जो 4 लिम्स हैं वो किसका उदाहरण है? समजात अंगों के, यानी कि होमोलोगस ऑर्गन्स। समवृत्त का मतलब होता है एनालॉगस ऑर्गन्स। सम अवशेषी का मतलब है वेस्टिजियल ऑर्गन, और होमोप्लास्टिक ऑर्गन्स। इस क्वेश्चन को जो सही जवाब है जो वो है क्वेश्चन ए, यानी कि समजात अंग। समजात अंग बेसिकली क्या होते हैं? होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं। तो संक्षेप में मैं बता देता हूँ, होमोलोगस ऑर्गन्स वो होते हैं जिनका इंटरनल स्ट्रक्चर तो सेम है, लेकिन उनके कार्य अलग अलग हैं। उनका डेवलपमेंट इस तरीके से हुआ है कि उनके जो फंक्शंस हैं वो सब अलग अलग हैं, लेकिन बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो एक जैसा है। तो व्हेल, चमगादड़, चीता और मनुष्य के अग्रपाद हैं वो अलग अलग काम करते हैं। चीता में दौड़ने के काम आता है, बैट में उड़ने के काम आता है। तो ये सब क्या होते हैं? ये होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, सर्वाधिक हर्षित युग्मकोभिद अवस्था पाई जाती है। हाईली डीजनरेटेड गैमेटोफाइट स्टेज कैन बी सीन इन, किसमें? ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म्स में, या एंजियोस्पर्म्स में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आंसर डी, एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म में जो स्पोरोफाइट होता है वो बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस्ड हो जाता है। क्वेश्चन 85 की तरफ बढ़ते हैं। कक्षस्थ कलिका के प्रतान में रूपांतरण के संदर्भ में विषम का चयन करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड रिगार्डिंग द कन्वर्जन ऑफ एक्सिलरी बर्ड इनटू टेंड्रिल? कुकुम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन, नहीं वाटरमेलन होगा यहाँ पर, और बोगनविलिया। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है आंसर डी, बोगनविलिया। बोगनविलिया में जो एक्सिलरी बर्ड होती है, फ्लावर बर्ड, वो थॉर्न यानी कि कांटों में परिवर्तित नहीं होती। बाकी तीनों में, कुकुम्बर, पम्पकिन और वाटरमेलन में ऐसा हो जाता है। जो एक्सिलरी बर्ड है वो टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाती है, और बोगनविलिया में वो टेंड्रिल में कन्वर्ट नहीं होती, किसी और स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। कांटे जैसे कुछ स्ट्रक्चर होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 86, यदि पत्रक पर्णवृंत के शीर्ष पर जुड़े हैं तो वह पत्ती क्या कहलाती है? इफ लीफलेट्स आर अटैच्ड एट द टिप ऑफ पेटियोल देन द लीफ इज कॉल्ड, यानी कि लीफलेट जो पेटियोल है जहाँ, तो वहाँ उसकी टिप पर अटैच होते हैं तो उस प्रकार की पत्ती क्या कहलाती है? पिच्छाकार संयुक्त पत्ती का मतलब होता है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। हस्ताकार संयुक्त पत्ती मतलब पामेटलिक कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ का मतलब सरल पत्ती। संयुक्त पत्ती का मतलब कंपाउंड लीफ। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंसर बी, यानी कि हस्ताकार संयुक्त पत्ती। 87 में पूछा गया, कोलचिसिन जो एक माइटोटिक विष है किससे प्राप्त होता है? कोलचिसिन विच इज़ अ माइटोटिक पॉइजन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कुछ फैमिलीज़ के नाम दिए हैं, ब्रेसिकेसी, फेबेसी, सोलेनेसी या लिलिएसी। इस क्वेश्चन का सही जवाब है लिलिएसी। लिलिएसी फैमिली से कोलचिसिन प्राप्त होता है। कोलचिसिन को माइटोटिक पॉइजन इसलिए कहते हैं क्योंकि माइटोसिस में ये मेटाफेज के समय पर स्पेक्टर फाइबर से जो निर्माण होता है उसको रोक देता है, और सेल को आगे बढ़ने नहीं देता है। तो यही वो स्टेज है जहाँ पर क्रोमोसोम्स की संख्या को और उसके स्ट्रक्चर को और उसके साइज़ को ऑब्जर्व किया जाता है। तो किसी सेल डिवीजन को रोकना है, क्रोमोसोम्स को देखना है, तो उसमें कोलचिसिन
सेल डिवीजन को माइटोटिक अवस्था पर जाकर रोक देता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 88। द्वितीयक वल्कुट कोशिकाएं, द्वितीयक वल्कुट की कोशिकाएं कैसी होती हैं? द्वितीयक वल्कुट होता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ऑप्शन है दृढ़ उत्कीय यानी कि स्क्लेरेनकाइमेटस है, मृद उत्कीय मतलब पैरेनकाइमेटस, स्थूल कोण उत्कीय का मतलब आता है कोलनकाइमेटस, या मेरिस्टेमेटिक विभोज्योतिकी। क्वेश्चन नंबर 88 का जो सही आंसर है, इसका मैं आंसर बता देता हूँ आपको, वो है दृढ़ोत्कीय यानी कि स्क्लेरेनकाइमेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। कॉर्क की जल के लिए अपारगम्य प्रकृति निम्न में से किसके निक्षेपण के कारण होती है? हिंदी कितनी शुद्ध हिंदी लिखी हुई है यहाँ पर। इंग्लिश में इम्परवियस नेचर ऑफ कॉर्क फॉर वाटर इज़ ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ विच केमिकल, की 4 केमिकल्स के नाम दिए हैं, उनमें से किस केमिकल के जमा होने की वजह से कॉर्क जो है वाटर के लिए इम्परवियस हो जाता है, मतलब पानी का एक जगह से दूसरी जगह प्रवाह हो नहीं पाता है? लिग्निन, सुबेरिन, पैक्टिन या हेमी सेलुलोज। क्वेश्चन का सही आंसर है बी सुब्रिन। सुब्रिन के डिपोजिशन की वजह से कॉर्क जो है वाटर के लिए इम्परवियस हो जाता है, यानी कि वो पानी एक जगह से एक तरफ से दूसरी जगह ट्रेवल नहीं कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 90। कौन सा जंतु ऊतक विसरण तथा निस्यंदन से संबंधित है? जंतु ऊतक मतलब एनिमल टिश्यू, विसरण का मतलब डिफ्यूज़न, और निस्यंदन का मतलब है फिल्ट्रेशन। 4 ऑप्शन है। सरल सर्की उपकला मतलब सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सरल घनाकार उपकला का मतलब है सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम, सरल स्तंभी उपकला मींस सिंपल कॉलुमुलर एपिथेलियम, और इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ए सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, यानी कि जो टिश्यूज़ डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन से संबंधित कार्य करते हैं उनकी जो एपिथेलियल लेयर होती है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। क्या होती है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, यानी कि सरल सल्की उपकला। क्वेश्चन नंबर 91। एक स्वस्थ लिखा है, स्वस्थ होना चाहिए, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में खाली जगह दिया है GR मतलब पर 100 ml हीमोग्लोबिन रक्त में होता है, या GR यहाँ पर GM मतलब ग्राम होना चाहिए। तो पूछा गया कि एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग जो कि स्वस्थ है उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो तो पर 100 ml ऑफ ब्लड में काउंट की जाती है कि हर 100 ml ब्लड में कितने ग्राम हीमोग्लोबिन हो सकता है। तो मनुष्य में जो स्वस्थ मनुष्य एडल्ट और हेल्दी ह्यूमन बीइंग है उसमें जो हीमोग्लोबिन मनुष्य में और ख़ासकर मेल में वो लगभग 15 से 16 ग्राम होती है। तो इन 4 ऑप्शन जो इसमें से दिए हैं वो जो बिल्कुल नियरेस्ट आंसर है वो है सी 13 से 15 ग्राम। फीमेल में थोड़ी सी कम होती है। तो क्वेश्चन नंबर 91 का जो सही आंसर है वो है सी 13 से 15 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। क्वेश्चन नंबर 92। आंतरिक सूत्र कणिका कलावलन बनाती हैं और ये क्या कहलाते हैं? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन फॉर्म्स सर्टेन फोल्ड्स, और उन फोल्ड्स को क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं, ऑक्सीसोम्स कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं, प्लाज्मेट कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है जो सेल में पाया जाता है यूकेरियोट्स में, और वो डबल मेम्ब्रेन की जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है वो अंदर वाली मेम्ब्रेन के कुछ फोल्ड हो जाते हैं, वो अंदर की तरफ फोल्ड होने लगती है जिससे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हमें दिखाई पड़ते हैं, और उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? क्रिस्टी। उंगलियों के समान कुछ संरचनाएं दिखाई पड़ती हैं, वो बेसिकली इनर मेम्ब्रेन का ही अंदर की तरफ फोल्ड होता है और उसको हम बोलते हैं क्रिस्टी, यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर सी। 93 में पूछा गया कि कोशिका में ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बनने का जगह क्या है, यानी कि विच प्लेस द प्लेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। 4 ऑप्शन है। राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, प्लास्टिड्स और गोल्जी बॉडी। लाइसोसोम्स को अब सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस का एक साइट है जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। लवक प्लास्टिड्स में जो क्लोरोफिल है वो बेसिकली फोटोसिंथेसिस का साइट है। और चौथा ऑप्शन है गोल्जी बॉडी। इसमें जो सही ऑप्शन दिया गया है, जो अलग अलग
बुक्स के अनुसार जो सही ऑप्शन इस क्वेश्चन का बनता है वो है ऑप्शन सी। द प्लेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन इन अ सेल इज प्लास्टिड। 94 में पूछा गया है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत को अंतिम स्वरूप दिया? विच ऑफ दीज फॉलोइंग साइंटिस्ट गेव फाइनल टच टू सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अपनी अलग अलग हाइपोथेसिस दी हैं, अलग अलग थ्योरीज दी हैं। तो उसमें जो फाइनल और मोस्ट एक्सेप्टेड, वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है, जिसको आज भी माना जाता है कि यही थ्योरी सबसे अप्रोप्रिएट, सबसे सटीक है, वो दी थी स्लाइडेन एंड स्वान। दो साइंटिस्ट थे अलग अलग, स्लाइडेन एंड स्वान। एक बॉटनिस्ट थे और एक जूलॉजिस्ट थे। तो उनकी जो थियोरी है उसको बिल्कुल सही माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है स्लाइडेन और स्वान। 95 में पूछा गया है कि केंद्रिका किसके संश्लेषण का स्थान है? केंद्रिका होता है न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस, इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए हैं, RNA, mRNA, tRNA या DNA, ये किसके बनने का स्थान है? तो न्यूक्लियोलस में जो बनता है वो बेसिकली मेरे हिसाब से rRNA बनने का वो स्थान है। केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियोलस rRNA बनने का स्थान है। mRNA न्यूक्लियस के अंदर बनता है और उसके बाद वो साइटोप्लाज्म में मूव कर जाता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा कि क्रोमेटिन में क्या उपस्थित होता है? क्रोमेटिन फाइबर है वो किस चीज़ का बेसिकली बना होता है? तो क्रोमेटिन फाइबर आप याद कर लीजिए, क्रोमेटिन फाइबर बेसिकली डीएनए होता है और उसमें स्टोन प्रोटीन होती है। तो जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आपस में कॉइल होकर स्टोन नामक प्रोटीन के ऊपर ये एक कॉइल होते हैं और वो कॉम्पैक्ट होके क्रोमोसोम्स के अंदर एडजस्ट हो जाते हैं। तो जो कि क्रोमेटिन फाइबर्स जो हैं आप ने पढ़ा होगा, तो इंटरफेस की अवस्था में जो माइटोसिस इंटरफेस के बाद जो माइटोसिस की जो पहली अवस्था होती है, प्रोफेज जिसको बोलते हैं, उसमें क्रोमेटिन फाइबर्स दिखाई पड़ते हैं। तो क्वेश्चन के में जो पूछा गया है क्रोमेटिन में क्या उपस्थित होता है, तो उसका सही आंसर है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 97 में पूछा गया है, निम्न में से किस विषाणु में सूचना प्रवाह उल्टा अर्थात आरएनए से डीएनए की तरफ होता है? सामान्यतः हमने प्रोटीन सिंथेसिस जब आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि डीएनए से एमआरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। लेकिन जब आरएनए से डीएनए बनने लगे, जब आरएनए से डीएनए बने, तो इसका मतलब है जो सूचना का जो प्रवाह है वो उल्टी दिशा में हो रहा है। और वो पूछा गया कि किस में होता है? इस प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, यानी डीएनए से आरएनए को बनने को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं और आरएनए से डीएनए को बनने को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली HIV जो वायरस है, एक तरीके का रेट्रो वायरस है जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। तो इस वायरस में जो सूचना का प्रवाह है वो उल्टा है, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है इसमें। तो TMV, HIV, रियो वायरस, ये सभी इनमें से सही जो आंसर है वो है HIV। क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्रिफिथ प्रयोग में रूपांतरण को प्रभावित नहीं करता है? Which of the following enzymes in Griffith's experiment does not affect transformation? Proteases, RNAs, DNAs या both A and B? इस क्वेश्चन का सही जवाब है, देखिए, प्रोटीएज और RNAs इस ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है A और B दोनों, यानी कि ऑप्शन A, B, C, D में से D ठीक है। प्रोटीएज और RNAs दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करते हैं। इस वीडियो का लास्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 99। यदि किसी अमीनो एसिड में NH2 और कार्बोक्सिल यानी COOH ग्रुप एक ही कार्बन से जुड़े हों तो ऐसे अमीनो एसिड को क्या बोलेंगे? अल्फा अमीनो एसिड, बीटा, और आगे दो ऑप्शन और दिए गए हैं। इसका ऑप्शन सही है कि अगर एक अमीनो एसिड में एक कार्बन से NO2 ग्रुप जुड़ा हो और CO2 ग्रुप भी जुड़ा हो एक ही कार्बन से, तो उससे ऐसे अमीनो एसिड को अल्फा अमीनो एसिड बोलते हैं। ऑप्शन ए।